यूनिट एरिया या वी मीटर पर सेकेंड है? फॉरगेट अबाउट 2 मीटर पर सेकेंड। जी तैमूर। जी सर, जी बोलें, क्या आप कह रहे थे? अगर विंड की वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड है, जी सर। हाउ मच पावर इज देयर इन द विंड? सर वो फॉर्मूला था ना 1/2 समथिंग, अभी मुझे याद नहीं है, देखता हूँ। तो ये तो वन ओवर टू इंपॉर्टेंट है, रो ये चीजें तो वी मोटी मोटी वी का चीजें हैं। क्यूब सर। 1/2 रो वी क्यूब सर, पर रो यूनिट वी एरिया। क्यूब। रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर, जी जो कि सर। हमने लास्ट टाइम देखा था, इट इज इक्वल टू 1.224 के जी पर मीटर क्यूब। देन ए इज द एरिया। ठीक है, किस एरिया में से किस किस एरिया से पास हो रही है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो पावर कम होगी। देन वी हैड द वेलोसिटी क्यूब। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि जितनी हम हाइट पे चलते चले जाएंगे उतने ही विंड की वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कम क्यों होती है? बिकॉज एट ग्राउंड लेवल जो रेजिस्टेंस है, अर्थ की जो सरफेस है उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से आप समझ लें कि जो विंड की जो लेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर टच कर रही है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। और उसके बाद चूंकि एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, तो इसका मतलब है कि जब जो जो हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, तो नीचे वाली लेयर जो है एयर की, वो ऊपर वाली लेयर की मोशन को रजिस्ट करती है। ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पे एक ग्राउंड का इफेक्ट यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, ये वाली फिगर है, इसमें ये जो एरोज है बेसिकली ये विंड स्पीड, इनकी जो लेंथ है ये विंड स्पीड के मैग्नीट्यूड को शो करती है, एरोज की लेंथ जो है। ठीक है, और हम देखते हैं कि और जब हाइट को हम चेंज करते चले जाते हैं, जीरो हाइट पे विंड की स्पीड जीरो है। ठीक है, लेकिन 5 मीटर की हाइट पे चले जाते हैं तो विंड की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर की हाइट पे इट इज अबाउट 9 मीटर पर सेकेंड, 9.5 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड इज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड, एंड 50 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड इज अबाउट 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विंड की स्पीड इट इंक्रीजेज। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है इट्स स्लो एज वी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो ग्राउंड का जो इफेक्ट है, ग्राउंड की रेजिस्टेंस की वजह से जो विंड की स्पीड कम हो गई है और वो इम्पैक्ट ऊपर वाली लेयर्स में भी ट्रांसफर हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बिहेवियर, इसको हम कहते हैं विंड शीयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड के ज्यादा करीब अगर कोई विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में, और अगर विंड टर्बाइन हम एट एट उसका जो हब है या टावर की हाइट अगर बहुत ज्यादा है, तो that wind turbine it will harvest much more energy, because energy in the wind it is directly proportional to power in the wind, it is directly proportional to v cube। मसलन फॉर इंस्टेंस अगर 20 मीटर की हाइट पे अगर हम एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर उसी विंड टर्बाइन को ब्लेड्स के रेडियस को अगर हम चेंज नहीं करते, वो वही रखते हैं, लेकिन सिंपली अगर हाइट को अगर हम बढ़ाते हैं 50 मीटर करते हैं तो इट इज अबाउट 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? इट इज कोई कैलकुलेट करके बता सकता है 11 का क्यूब कितना होता है? जी 1331 हेलो। सर। 1331। 13। 31। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 11 का क्यूब, ठीक है, 1300 समझ लेना। जी सर। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम 20 मीटर से 50 मीटर पे चले जाते हैं तो 1000 के मुकाबले में 300 वाट्स हमें ज्यादा पावर मिलती है। ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ जाने का एक और फायदा भी है, because power in the wind it is also directly proportional to area swept by the wind turbine blades A।
P is directly proportional to power in the wind, it is directly proportional to sweeping area, जिस एरिया में से विंड पास हो रही है. ऑफ कोर्स विंड टर्बाइंस की ब्लेड सिर्फ उस विंड एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं जो ये इसकी टर्बाइन की जो ब्लेड है जिस एरिया को स्वीप कर रही है उस एरिया में से जो विंड गुजर रही होती है सिर्फ उसी को हार्वेस्ट कर सकते हैं. जब हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो विंड टर्बाइंस की जो ब्लेड्स का जो रेडियस है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं. मसला अगर 450 मीटर की हाइट पे अगर हम है तो विंड टर्बाइंस की ब्लेड्स को फॉर एग्जांपल आप एक का रेडियस आप 25 या 30 मीटर रख लेते हैं, लेकिन अगर आप 100 मीटर की हाइट पे चले जाते हैं तो मे बी यू कैन हैव द रेडियस ऑफ द विंड टर्बाइन ब्लेड, ठीक है, उसका रेडियस आप तकरीबन आप समझ लें कि कोई 60-70 मीटर भी रख सकते हैं. ठीक है, तो हाइट बढ़ाने का एक फायदा तो इफेक्ट ये आता है कि विंड की स्पीड ऊपर की तरफ चलते चले जाए तो ज्यादा होती है. दूसरा फिर जो विंड का जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं उसके रेडियस को भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो एरिया ऑफ स्वीपिंग एरिया जो है वो बढ़ जाए, बिकॉज पावर इन द विंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्वीपिंग एरिया, जिस एरिया में से विंड पास हो रही है. ठीक है, सो हियर इज उसके अलावा एक तो ये है कि अगर ग्राउंड बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड है तो ग्राउंड लेवल पे और ऊपर की तरफ चलते चले जाए तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल वो इस तरह का यहाँ पे दिखाई दिया है. ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे अगर दरख्त है फॉर एग्जांपल तो उसमें अगर विंड जो है वो अप्रोच कर रही है एक फॉरेस्ट को फॉर इंस्टेंस और विंड का प्रोफाइल और विंड का शेयर इस तरह का है, ठीक है, वहां से किसी स्मूथ सरफेस पे आ रही थी, उस वक्त ग्राउंड लेवल पे विंड की स्पीड कम है लेकिन ऊपर की तरफ चलते चले जाए तो विंड की स्पीड बढ़ती चली जाती है. ये विंड का प्रोफाइल है. लेकिन जब ये विंड का प्रोफाइल एक फॉरेस्ट को अप्रोच करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका विंड का प्रोफाइल ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड द विंड प्रोफाइल और विंड शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें लिटिल और नो विंड है. ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है इसकी वजह से इसकी जो विंड जो स्पीड है उसकी रेजिस्टेंस की वजह से विंड स्पीड की प्रोफाइल चेंज हो गई है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि विंड टर्बाइंस की अगर हाइट को हम कम रखें तो इस तरह के दरख्त हो सकते हैं, उसमें से झाड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है, उसमें दूसरे मेन मेड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो उनकी वजह से जो विंड की स्पीड जो होगी, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल के करीब विंड की स्पीड बहुत कम होगी. ठीक है, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वुड, ट्रीज एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर ज़्यादा हाइट पे लगाएंगे तो ज़्यादा हाइट पे जो विंड की जो स्पीड है उस पे इस तरह के दरख्त और उनका इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा. जितनी हाइट पे चलते चले जाएगा उतना ही उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. और अगर कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसकी वजह से विंड की स्पीड इवन ड्रास्टिकली चेंजेस. यहाँ पे हम देखते हैं कि विंड का प्रोफाइल ये है, ठीक है, ओपन लैंड है, वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नहीं है, ठीक है, वहाँ से जब इस बिल्डिंग को अप्रोच करती है तो हम देखते हैं कि इसकी विंड की जो स्पीड है इसमें बड़ी ड्रास्टिकल चेंजेस वी कैन सी हियर. और इवन एट दिस लोकेशन देयर आर टर्बुलेंसेस. ठीक है, और यहाँ पे इवन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे विंड की डायरेक्शन है वो इवन चेंज भी हो गई है. ठीक है, आगे जाने के बजाय इस पर्टिकुलर लोकेशन में विंड की जो डायरेक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है विंड यहाँ पे. ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये विंड यहाँ से दूर होती चली जाती है इस बिल्डिंग से तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर अपनी जो पुरानी जो विंड की जो स्पीड है, ठीक है, उसको गेन करना शुरू कर देती फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ठीक है ना, मसला क्या है, मसला ये है कि जब हमने किसी जगह पे कोई विंड टर्बाइन हमने इंस्टॉल करना है तो उस लोकेशन पे हमें सबसे पहले जाके क्या करना है, हमने डेटा इकट्ठा करना है विंड स्पीड का फॉर मे बी फॉर 1 ईयर, मे बी फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, तो उस डेटा को हम फिर स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं. ठीक है,
तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक मे बी आप 100 मीटर की हाइट पे विंड टरबाइन का हब है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो एक 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 पोल लगाते हैं, मास्ट कहते हैं उसको। ठीक है, उसके ऊपर सेंसर्स हम लगाते हैं और उस जगह पे उस मास्ट को इंस्टॉल करते हैं। वो जो सेंसर्स हैं वो विंड की स्पीड और उसकी डायरेक्शंस को मेयर करते हैं। ठीक है, वो तकरीबन आप ये समझ कि हर 10 सेकंड के बाद वो एक रीडिंग लेते हैं। साल के शुरू में फॉर एग्जांपल आपने जनवरी 1 को रात को 12 बजे लगाया, तो हर 10 सेकंड के बाद वो सेंसर्स जो हैं वो विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेयर करेंगे। फिर उसके बाद अगले 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड एंड सो ऑन। ये पूरे साल का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दे विल कलेक्ट फॉर द होल ईयर। ठीक है, और फिर उस डेटा को ऑफ कोर्स वी विल एनालाइज यूजिंग कंप्यूटर्स। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, 100 फुट की हाइट पे एक मास्ट लगाने के बजाय आप एक मास्ट लगाते हैं, एक पोल लगाते हैं फॉर एग्जांपल 20 मीटर या 30 मीटर के हाइट का, और उसके ऊपर आप सेंसर्स लगाते हैं, या हिस्टोरिकल विंड स्पीड का डेटा कहीं से आपको आपको मिल जाता है। ठीक है, जिसमें विंड स्पीड की विंड जो स्पीड है वो कोई 10 मीटर या 20 मीटर के हाइट पे ऑलरेडी मौजूद है, और आप चाहते हैं क्योंकि आपने टरबाइन को लगाना है एट ए हाइट, उसका हब जो होगा वो एट हाइट ऑफ 100 मीटर फॉर एग्जांपल, तो आप फाइंड करना चाहते हैं हाउ मच इफ विंड स्पीड इज फॉर एग्जांपल 5 मीटर एट हाइट ऑफ 20 मीटर, ये डेटा आपको पता है। आप फाइंड करना चाहते हैं what will be the wind speed at a height of 100 meter for instance. Did you get my point? ठीक है, एक स्मॉल पोल, 100 मीटर के पोल के बजाय छोटे से 30 मीटर की पोल की मदद से आप विंड की स्पीड को मेयर करते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं 100 मीटर पे, क्योंकि आपने अपने विंड टरबाइन के हब को लगाना है 100 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो उसके लिए दो डिफरेंट फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक को हम पावर लॉ कहते हैं, पावर लॉ इज गिवन हियर, जिसमें v डिवाइडेड बाई v नॉट। v इज विंड स्पीड एट हाइट h, किसी हाइट h पे व्हाट विल बी द विंड स्पीड व्हेन विंड स्पीड इज नोन एट हाइट h नॉट पे विंड की स्पीड v नॉट है, सो व्हाट विल बी द विंड स्पीड एट हाइट h। ठीक है, सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड। ठीक है, इसमें जो अल्फा है, अल्फा जो है उसको हम कहते हैं, इसको हम रफनेस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सो दिस 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 अल्फा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो लैंड्स होती हैं उनके लिए, सॉरी इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये अल्फा होता है डिफरेंट टाइप्स की जो टेरेन होती है बेसिकली, उसके लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने आपको डेटा दे दिया, नीलोर में फॉर एग्जांपल कोई 20 मीटर की हाइट पे एक सेंसर लगाया गया था, वहाँ से विंड स्पीड का डेटा आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल एट ए गिवन इंस्टेंट विंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, आप चाहते हैं कि 100 मीटर की हाइट पे विंड की स्पीड क्या होगी, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिकॉज वी नॉट इज नोन टू अस एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, विंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग विंड स्पीड। लेकिन उसमें ये वाला फैक्टर जो है अल्फा हमें पता होना चाहिए। तो अल्फा जो है उसकी वैल्यूज है, अल्फा इज कोफिशिएंट फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यूज हमें जो नीचे ट्रेन है, किस तरह की लैंड है, ठीक है, जहां पे आपने 30 मीटर की हाइट पे आपने विंड की स्पीड फाइंड की थी। ठीक है, तो ये अल्फा उस पर डिपेंड करता है। जी बेटा। सर हम तो ये हाइट पर लगा रहे हैं, हाइट पे हमने सेंसर लगाया हुआ 20 मीटर की हाइट पर, तो इसका लैंड से क्या ताल्लुक है? लैंड का तो कोई काम नहीं है। नहीं, लैंड का इसलिए ताल्लुक है, ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉरेस्ट है ना, मे बी इन दरख्तों की हाइट 10 मीटर है मे बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 20 मीटर की हाइट पे अगर मैं यहाँ पे एक सेंसर लगाऊं यहाँ पे, जी सर, बात समझ गए ना, क्योंकि ये दरख्तों की वजह से 20 मीटर की हाइट पे अगर मैं सेंसर लगाऊं और उसको फिर मैं एक्सट्रापोलेट करूं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये उसकी वजह से, ये दरख्तों की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो विंड स्पीड है वो जो है इसके और इसके दरमियान जो विंड स्पीड है उसके दरमियान बेसिकली ये पावर लॉ है। ठीक है, अगर वही फार्मूला अगर मैं अल्फा इस्तेमाल ना करूं, अल्फा की वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, और अगर मैं 10 मीटर की हाइट पे, इस हाइट पे मैं विंड की स्पीड फाइंड करता हूं और उसको फिर इस हाइट पे एक्सट्रापोलेट करता हूं, तो कुछ और रीडिंग आ जाएगी, लेकिन अल्फा को मैं 1 रखता हूं, उसको इस्तेमाल नहीं करता हूं,
तो इस हाइट पे मैं देखता हूँ कि विंड स्पीड क्या है, तकरीबन जीरो है, तो इस हाइट पे फिर रीडिंग मुझे क्या मिल जाएगी, जीरो ही मिल जाएगी ना। जी सर। बात समझ गए ना, अगर उसको मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो बेसिकली ये जो अल्फा है वो फिर ट्रेन की वजह से विंड की स्पीड में जो चेंज आएगी, मसलन अगर यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड है तो 10 मीटर की हाइट पे और 100 मीटर की हाइट पे जो विंड की स्पीड में बहुत कम चेंज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे दरख्त है तो 10 मीटर की हाइट और 100 मीटर की हाइट में विंड की स्पीड में बहुत फर्क होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर। सर दरख्त कैसे इम्पैक्ट ला रहे हैं उस पे, मतलब दरख्त से स्पीड कम हो रही है इस विंड की? स्पीड कम हो रही ना, रेजिस्टेंस है ना, ठीक दरख्त है। रोकते हैं ना, दरख्त सही रोकते है। हैं विंड को। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दरख्त दरख्त में से जब ये विंड स्वीप करती है, यहाँ से गुजरती है, तो दरख्त ऑफ कोर्स इस विंड को फिर रोकते हैं। इज इट सही है। क्लियर? ठीक है सर। तो सर फिर ये दरख्तों की लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? नहीं, ये मुख्तलिफ टाइप की लैंड जो है ना, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने फिर अल्फा की वैल्यूज निकाली। फॉर एग्जांपल, अगर स्मूथ हार्ड ग्राउंड एंड काम वाटर है, ठीक है, तो अल्फा को हम 0.01 लेंगे। ठीक है, टॉल ग्रास और लेवल ग्राउंड है, अल्फा को अगर मसला आपने 30 मीटर की हाइट पे आपने विंड की स्पीड फाइंड की, ठीक है, और उसमें आपने देखा कि नीचे किस तरह का ग्राउंड है, अगर आपने पानी के ऊपर किया है, तो वो जो अल्फा है 100 मीटर की हाइट पे लगाना निकालना चाहते हैं विंड की वेलोसिटी, तो अल्फा क्या लेंगे, 0.1 लेंगे। लेकिन अगर टॉल ग्रास और ग्राउंड है, जहां पे 30 मीटर की हाइट पे जो विंड की स्पीड फाइंड की है, वहां पे ग्राउंड में क्या चीज थी, ग्रास थी और लेवल ग्राउंड था, तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0.15 लेंगे। लार्ज सिटी विद टॉल बिल्डिंग्स अगर हो तो अल्फा की वैल्यू 0.40 लेंगे। स्मॉल टाउन विद ट्रीज एंड श्रब्स हो तो 0.3 लेंगे, एंड सो ऑन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये एक दिस इज नोन एज ए पावर लॉ। द पावर लॉ इज यूज्ड इन यूएस, इन यूरोप में आमतौर पे एक और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, v डिवाइड बाई v नॉट इज इक्वल टू log h डिवाइड बाई z डिवाइड बाई log h नॉट डिवाइडेड बाई z। ये फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, v इज वेलोसिटी एट हाइट h, जबकि वेलोसिटी v नॉट इज नोन टू अस एट हाइट h नॉट। तो यहाँ पे अल्फा था, लेकिन इस फार्मूले में एक 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 फैक्टर हमने इस्तेमाल किया विच इज नोन एज जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रफनेस लेंथ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा था और यहाँ पे रफनेस लेंथ थी। बेसिकली ये जो रफनेस लेंथ है, ये ट्रेन की टाइप, ठीक है, और ट्रेन का जो इफेक्ट है उस पे विंड की वेलोसिटी पे, उसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। और अल्फा जो है उसकी वैल्यूज जो है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर सरफेस है तो उसमें अल्फा की वैल्यू हम ये लेंगे, ओपन एरियाज व्यू विद फ्यू विंड ब्रेक्स हो 0.03 लेंगे, और डेंस अर्बन और फॉरेस्ट हो तो अल्फा की वैल्यू 1.6 लेंगे, एंड सो ऑन। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये तो सो विद द हेल्प ऑफ, रफनेस लेंथ और अल्फा में कोई फ़र्क है? नहीं देखे ना, ये तो फार्मूले ही डिफरेंट है, तो ये दोनों जो है ना, ये किस तरह की ट्रेन नीचे है उसके लिए है, ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं ये दोनों। सही सही। आप समझ गए ना, दोनों किस तरह की ट्रेन है उसको। लेकिन चूंकि यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे कोई लॉग हमने इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि यहाँ पे नेचुरल लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर इनकी अल्फा यहाँ पे अल्फा एज ए पावर के तौर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा यहाँ पे जी जो है एच डिवाइड बाई जी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों जो है, ये ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ट्रेन की जो कंपोजिशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन बिकॉज ये फार्मूले में ऐसी डिफरेंट लोकेशंस में ये अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी वैल्यूज सेम नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। जी अंसारी साहब, सर फिर हम कौन सा यूज करते हैं, मतलब आप हमारा कोई भी ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों, उनमें मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक ठीक है। बात समझ गए ना? जी सर। ठीक है, तो कोई वैल्यूज में कोई बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एक और मसला है, वो मसला ये है कि जैसा कि हमने देखा कि विंड की जो स्पीड है
वो ऊपर की तरफ हम चलते चले जाते हैं तो विंड की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होने शुरू हो जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, एक विंड टरबाइन है, इसके कुछ इश्यूज भी हैं विंड टरबाइन के ब्लेड के साथ। विंड टरबाइन का एक ब्लेड है, जब टॉप पे आ जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा, तो ग्राउंड के लिहाज से इसकी हाइट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ग्राउंड के मुकाबले में इसकी हाइट 65 मीटर है। लेकिन जब ये नीचे वाले लेवल पे आएगा तो ग्राउंड से इसकी हाइट इज ओनली 35 मीटर्स। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, यहाँ पे जो विंड की पावर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे विंड की पावर क्या होगी, कम होगी। क्यों यहाँ पे ज्यादा क्यों होगी? बिकॉज दिस इज एट हायर लोकेशन पे है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा होगी इस पॉइंट के मुकाबले में, सो यहाँ पे विंड की पावर ज्यादा होगी इस पॉइंट के मुकाबले में। ये विंड टरबाइन का ब्लेड इस लोकेशन से जब मूव करके इस लोकेशन पे आता है तो इसके ऊपर कम फोर्स लग रही, कम पावर लग रही है। लेकिन जब ये मूव करके टॉप पे आ जाते तो इसके ऊपर ज्यादा पावर लग रही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? बिकॉज समथिंग, अगर कोई तार है उसको आपने तोड़ना है, उसको अगर साइक्लिकली बेंड करे फिर दूसरी डायरेक्शन पे बेंड करे, फिर एक डायरेक्शन पे बेंड करे, फिर दूसरी डायरेक्शन पे बेंड करे, तो अल्टीमेटली वो तार क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हैव यू ब्रोकन ए वायर लाइक दिस वे? यस सर। कोई भी चीज है उसको पहले एक डायरेक्शन पे फिर दूसरी डायरेक्शन पे बेंड करते रहे तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है। यहाँ पे ये जो ब्लेड है इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है, लेकिन उसके बाद जब नीचे आता है तो यहाँ पे फोर्स कम लग रही है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इस ब्लेड के ऊपर साइक्लिक लोड है। ठीक है, यहाँ पे पीछे की तरफ बेंड हो रही है, लेकिन जो जो ये ब्लेड नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें बेंडिंग क्या हो रही, कम हो रही, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके ऊपर जो पावर है, विंड की पावर है, इस पॉइंट पे कम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। जब ये रोटेट करे, एक मिनट में ये 20 रेवोल्यूशन जब ये रोटेट करता है तो उसमें ये बेंड हो जाता है, फिर नीचे आके फिर दोबारा पीछे की तरफ बेंड होती है ब्लेड। तो उसकी वजह से जो बेंडिंग है साइक्लिक लोड की वजह से दिस ब्लेड इट कुड ब्रेक एट दिस लोकेशन जहां पे वीकेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ब्रेक्स, ये जो ब्लेड्स हैं उनको, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमें इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि ये साइक्लिक लोड की वजह से ये ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो हाउ मच पावर डिफरेंस इज देयर एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, इसको हम निकाल सकते हैं एट दिस लोकेशन P एट हाइट P। ठीक है, पावर एट हाइट P इट इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू A इंटू V। एट हाइट P पे जो विंड की स्पीड है वो V है, एट हाइट H नॉट पे विंड की स्पीड V नॉट है। एट हाइट V पे विंड की पावर कितनी होगी, 1/2 रो इंटू A इंटू V क्यूब होगी। एट हाइट H नॉट पे विंड की स्पीड क्या होगी, 1/2 रो इंटू A इंटू V क्यूब, V नॉट क्यूब होगी। विंड की पावर का जो रेशो है P डिवाइड बाई P नॉट, इट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V नॉट क्यूब। ये फार्मूला आ जाएगा क्योंकि इसमें से ये चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, V डिवाइड बाई V नॉट आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी V, अगर V नॉट एट हाइट H नॉट पे अगर पता हो तो V एट हाइट V पे हम निकाल सकते हैं, एट हाइट H पे निकाल सकते हैं। V डिवाइड बाई V नॉट इज इक्वल टू H डिवाइड बाई H नॉट का की पावर अल्फा है, तो V डिवाइड बाई V नॉट क्यूब इट विल बी इक्वल टू H डिवाइड बाई H नॉट 3 इंटू अल्फा। ये हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला आ गया। ठीक है, पावर रेशो एट हाइट H और पावर रेशो एट हाइट H नॉट which is H डिवाइड बाई H नॉट रेज़ टू पावर 3 अल्फा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, हाई क्रॉप्स, हेजेस एंड शर्ब्स, इस तरह की कोई ट्रेन है फॉर इंस्टेंस, तो उस सूरत में जो पावर जो होगी एट हाइट H की जो पावर होगी H नॉट के मुकाबले में 1.45 टाइम्स मोर। ठीक है, एज कंपेयर टू एट हाइट H नॉट। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हाइट H की जो पावर होगी वो 1.45 H नॉट, 1.45 टाइम्स द पावर एट हाइट H नॉट पे जो पावर है उसके 1.45 टाइम्स होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि एट ए हाइट ऑफ 35 मीटर फॉर एग्जांपल अगर विंड की पावर है 1000 वाट्स है,
ठीक है, ये ब्लेड जो है जब ये इस लोकेशन पे हो तो कितनी एक्सपीरियंस कर 1000 वाट्स, लेकिन जब ये ब्लेड मूव करके यहाँ आता है तो ये कितनी पावर एक्सपीरियंस कर रहा है, 1000 वाट्स मल्टीप्लाइड बाई 1.45 1450 वाट्स की पावर ये एक्सपीरियंस कर रहा है। द पावर इन द विंड एट द टिप इज 45% मोर देन इट इज व्हेन द टिप रीचेस द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, दिस में इंक्रीज द नॉइज जनरेट। एक तो ये है कि इसकी वजह से इसकी जो नॉइज है विंड टर्बाइन इट विल क्रिएट मोर नॉइज एंड मे कंट्रीब्यूट इन ब्लेड फटीग अल्टीमेटली काजिंग द ब्लेड टू फेल। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये जो साइक्लिक लोडिंग है इसकी वजह से ये ब्लेड फेल भी हो सकता है। ठीक है, नाउ एरोडायनेमिक्स ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स, ये जैसा कि हमने शुरू में कहा कि विंड टर्बाइंस जो है इनकी जो ब्लेड्स की मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू द लिफ्ट फोर्स। ठीक है, जस्ट लाइक एरोप्लेन्स, ये एक लिफ्ट फोर्स कैसे इसके ऊपर एक्ट करती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा विंड टर्बाइन की जो ब्लेड है उसके स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सो विंड टर्बाइन ब्लेड, जी बेटा। सर अभी हमारी एक और क्लास है तो ये हम कल कंटिन्यू कर लें नेक्स्ट क्लास में टाइम इसमें जस्ट ये विंड टर्बाइन के ब्लेड की बात करूं उसके बाद खत्म करूंगा। 2 मिनट, कितने मिनट के बाद है? सर 4 बजे। 4 बजे, बस मैं 2 मिनट ठीक है सर, दूंगा। ठीक है, कोई मसला ये नहीं। यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। सही है सर। ठीक है, तो ये एक विंड टर्बाइन की एक ब्लेड है। ठीक है, टिपिकल ब्लेड थोड़ी सी ट्विस्टेड भी हो सकती है, यहाँ के मुकाबले में ये ट्विस्टेड हो यहाँ पे, लेकिन जनरली टू अंडरस्टैंड द एरोडायनेमिक्स तो ये एक सिंपल सा मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये एक टर्बाइन की ब्लेड है। इस टर्बाइन की ब्लेड को अगर मैं यहाँ से कट लगाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो पीस है उसको मैं अलग करूं तो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये एक ब्लेड सेगमेंट है, ये टर्बाइन ब्लेड है और टर्बाइन ब्लेड का ये एक ब्लेड सेगमेंट है। ठीक है, इस सेगमेंट का ये वाला पोर्शन इसको हम एरोफॉइल कहते हैं, एयरफॉइल भी कहते हैं, एरोफॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो ये जो एरोफॉइल है उसका इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है इसको हम कार्ड लेंथ कहते हैं, और ये वाला जो एज है इसको हम ट्रेलिंग एज कहते हैं और इसको हम लीडिंग एज कहते हैं। और ये लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लाइन है इसको हम कार्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एरोफॉइल वी विल एक्सप्लेन हाउ this lift force is produced when wind with a velocity v approaches this blade। इस ब्लेड को जब यहाँ से अप्रोच करती है इस डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल विंड आती है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक लिफ्ट फोर्स इसके ऊपर लगती है जो इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। ठीक है, तो फ्यूचर में हम जब एरोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली हम इस एरोफॉइल की बात करेंगे। और जहन में ये रखें कि ये एरोफॉइल जो है ये बेसिकली अगर मैं इस ब्लेड को यहाँ से एक कट लगाऊं, ठीक है, कट लगाने के बाद इस डायरेक्शन से अगर इस ब्लेड को मैं देखना शुरू कर दूं तो जो चीज़ मुझे नज़र आती ये वाला जो फेस है, वो फेस की जो शेप है इसको हम एरोफॉइल कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लेड्स हैं इनकी शेप्स जो हो सकती हैं, ये एरोफॉइल की शेप्स जो है, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोफॉइल शेप्स। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ for different wind turbines. So this is enough for today. तो इंशाल्लाह कल फिर हम देखेंगे कि कैसे ये एरोडायनेमिक्स, ये जो एरोफॉइल की शेप है और कैसे लिफ्ट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, which will rotate this wind turbine blades. Okay, so this is enough for today. सर पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था। जी बेटा, पिछली स्लाइड में जरा एक क्वेश्चन मेरा था, ये वाला इससे पिछली स्लाइड में 25 यस सर। इस पे सर ये जब दोनों ब्लेड्स पर पावर का डिफरेंस आता है तो ये कोलैप्स किस तरह करता है ये टरबाइन? ये और इसकी बात कर रहे हैं 25 नंबर स्लाइड पे सर। 25 यही इसकी बात नहीं, कोलैप्स से तो नहीं करता है पावर, लेकिन मसला आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज है, कोई मसलन एक लंबी सी एक तार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे मूव करते रहे, बेंड करते रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगी, ये टूट जाएगी। जहां पे आपने या कोई लकड़ी है फॉर एग्जांपल, कोई दरख्त की शाख है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बेंड करें, थोड़ी देर के बाद फिर ये जहां पे बेंड हो रही तो वहां पे क्या हो जाएगी,
टूट जाएगी, टूट जाएगी। isn't it? लेकिन कोई सर भी चीज अगर तोड़ दी हो, यहाँ तो पावर का डिफरेंस आ रहा है ना, तो एक हाँ, जगह पावर पावर कम है, का एक जगह डिफरेंस कम। देखे ना, ये बेसिकली विंड जब यहाँ से गुजरती है तो ये एक फोर्स भी तो लगाती है ना इस डायरेक्शन पे। जी सर। यहाँ पे पावर ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स भी लग रही है, जी सर ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये फोर्स कम है, तो ये टॉप में होता तो ये पीछे की तरफ, और जब यहाँ पे आता है तो इसके ऊपर फिर फोर्स कम लग रही है, जी सर। ठीक है, तो ये दोबारा जब ऊपर की तरफ जाता तो फिर पीछे की तरफ फोर्स लग रही है इसकी। सही सही सही। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, एक इम्बैलेंस है। सेकंड में अगर 25 रेवोल्यूशंस पर मिनट है तो एक मिनट में ये 25 मरतबा टॉप पे जाता है और 25 मरतबा नीचे आता है, यहाँ पे आ जाता है, पावर ठीक है, तो इम्बैलेंस है। इसका मतलब है यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही है, यहाँ पे कम फोर्स, तो यहाँ से एक बेंडिंग का इफेक्ट इस पे आ जाता है, तो इस पॉइंट पे ये बेंड हो रहा है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे सही। पीछे की तरफ बेंड होगा, यहाँ पे फिर अपनी इस लोकेशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। डिड यू सही। गेट माय पॉइंट? इसको मैं अगर यहाँ पे प्लॉट समझ करूँ तो सर, मैं भी समझ आ गई है सर, समझ आ गई है, इसकी ज़रूरत नहीं अच्छा, है। ठीक है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा बताओ। सर काइंडली जो आज क्विज हुआ है उसको ओपन कर दें ताकि हम उन क्वेश्चंस को टर्मिनल्स के लिए प्रिपेयर कर दें। हाँ ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, बहुत कोई शुक्रिया मसला सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। नहीं। जी बेटा। सर यहाँ पे ना 3-4 दिन से लाइट के मेंटेनेंस के इश्यूज चल रहे हैं।